हाँ प्रदीप, कैसे? बहुत दिन बाद आए भाई तुम। आवाज आ रही है सबको? एवी है, विनेश, हर्षलता मैडम, कैसी हो हीरल? आवाज आ रही है? एवी है? एवी है। गुड इवनिंग सर, यस एवी है। ओके। हाँ विनेश, आवाज आ रही तुमको? विनेश, सबको आवाज आ रही है? प्रदीप, हाँ जी। प्रदीप, आवाज आ रही है? प्रदीप, हेलो। हीरल, आवाज है? ओके। हाँ किरण, क्या हाल चाल? बढ़िया। प्रदीप, तबीयत कैसी है? प्रदीप, तबीयत कैसी है? हम्म दीपिका, रे दीपिका आ गई आज है? दीपिका लौट आई तुम? भानु भी आ गई है। दीपिका लौट आई तुम मुंबई? हाँ भानु, तुम क्या सवाल पूछ रही थी उस समय बेटा, सुबह फोन पे हमसे? क्या सवाल था तुम्हारा? भानु कहाँ गई? सवाल क्या था बेटा? सवाल ये है, नेहा purchases a put option for 200 shares of Star Company strike price of rupees 20 with maturity after 2 months or rupees on maturity share of waiver price at 20. What is the process of the name transaction without taking the interest cost? तो इसमें डाउट क्या है बेटा? भानु, इसमें डाउट क्या है? क्या नहीं समझ में आया इसमें? उसने कोई पुट ऑप्शन परचेज किया है नेहा ने, है ना? और 200 शेयर्स के लिए स्ट्राइक प्राइस है 220, 50 रुपए में। तो 200 शेयर्स में 10,000 रुपए तो उसने खरीदने के लगा दिए। शेयर्स की प्राइस थी 190, और प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस रुपीज 220 हैविंग ऑन मैच्योरिटी शेयर्स एवर प्राइस एट रुपीज, मैच्योरिटी पे ए के शेयर्स प्राइस है 190 पे, और उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है? 220। तो ये ऑप्शन बेकार हो जाएगा ना तुम्हारा। ये लिखा नहीं है हैविंग मैच्योरिटी आफ्टर 2 मंथ्स फॉर रुपीज 50? सेकंड लाइन पे, सेकंड लाइन पे लिखा हैविंग मैच्योरिटी आफ्टर 2 मंथ्स फॉर रुपीज 50।
प्रीमियम लॉस का मतलब बच्चा, तो उसको देख, तो बेटा टोटल उसका वो कितना हुआ, टोटल उसकी कॉस्ट कितने की हुई, 10,000 रुपए उसको खरीदने में लगा। अब वो 190 रुपए उस दिन का शेयर का प्राइस है, ठीक है, और वो बेच सकती है 220 में, तो उसको 30 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है, तो 6,000 रुपए उसको टोटल प्रॉफिट हुआ। 10,000 रुपए उसका टोटल कॉस्ट थी, तो नेट में क्या हुआ, नेट में लॉस हुआ 4,000 रुपए का। समझ में आया? हाँ बेटा, भानु बोलो बच्चा, जल्दी बोलो। एक्चुअली मेरे को ये लॉस का एक्चुअली प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया है, जो आप बोल रहे हो 10,000 जो माइनस 4,000 का जो लॉस हुआ है, वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करना है। बेटा वो 50 रुपए का एक शेयर प्रीमियम है, 200 शेयर हैं, हाँ तो 200 शेयर इंटू 200 इंटू 50 करो, कितना हो गया, 10,000 हो गया। हाँ ओके। समझा? हाँ 10,000 तो ठीक है, हाँ, बट 220 रुपए पे वो शेयर बेच सकता है, उस दिन कीमत है 190, तो वो बेचेगा कि नहीं बेचेगा? हाँ बेच देगा ओके। तो 30 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट हुआ, कितने की लॉट है, 200 की लॉट है ना, हाँ तो 30 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट है, तो 200 शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, 6,000। 6,000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल कॉस्ट कितनी लगी खरीदने में इस ऑप्शन को, 10,000। तो अच्छा ओके 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 समझा? ठीक है। ठीक है, चलो। ओके ओके। चलिए, आज हम लोग आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका एनपीए एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सवाल भी आते हैं, और ये बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, ये बहुत कठिन चैप्टर नहीं है। हम और आप सब बैंक में है, तो हम लोग बेसिकली तो हम लोगों को सबको जो है वो फंडा पता है, एनपीए वाला फंडा क्या है। ठीक है, मोटा मोटा जो हमको फंडा याद रखना है एनपीए में, कि कोई भी अकाउंट जिससे 90 दिन तक पैसा ना आए, कितने दिन, 90 डेज, कई तरह की फैसिलिटीज हो सकती हैं, कई तरह की हम लोगों के पास फैसिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज हो सकती हैं, फैसिलिटी हो सकती है आपकी, फैसिलिटी हो सकती है आपकी सीसी की, आपकी ओडी की। ठीक है, और हम लोग ये हटा देंगे जरा, नया खोल लेते हैं व्हाइट बोर्ड। चलिए, देखो कौन कौन सी फैसिलिटी हो सकती है, मोटा मोटा क्या याद रखना है, मोटा फंडा ये है कि कोई भी फैसिलिटी जिसमें जब पैसा ड्यू था और वो ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया 90 दिन तक, तो 91st डे पे वो अकाउंट एनपीए में स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी फैसिलिटी हो सकती है, एक फैसिलिटी है हमारी सीसी, एक फैसिलिटी है हमारी ओडी, एक फैसिलिटी है हमारी टर्म लोन, एक फैसिलिटी हो सकती है बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, गुड इवनिंग दीपिका। एक फैसिलिटी हो सकती है बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, सीसी ओडी टर्म लोन बिल डिस्काउंटिंग, ये सब मोटा मोटा हमारी फैसिलिटी हो सकती है। टर्म लोन में फंडा क्लियर है, टर्म लोन में फंडा क्या याद रखना है कि या तो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट, लिखते जाइए कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं सब लिखते जाइए, या तो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट, ये 90 दिन तक ड्यू रहा, मतलब 90 दिन तक इसमें से कुछ नहीं आया, तो क्या होगा, आपका अकाउंट एनपीए में स्लिप हो जाएगा। सीसीओडी में क्या करोगे, सीसीओडी में क्या करोगे, सीसीओडी में आपको क्या ध्यान में रखना है कि 90 डेज का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट तो होती नहीं, सीसीओडी में आपकी इंस्टॉलमेंट तो होती नहीं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सीसीओडी में 90 डेज का जो इंटरेस्ट है इसके बराबर क्रेडिट आना चाहिए, इसके बराबर क्रेडिट आना चाहिए, यानी कि ये इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, 90 डेज का इंटरेस्ट
आपका सर्व होना चाहिए। बिल डिस्काउंटिंग के केस में क्या होता है, जो भी ड्यू डेट है, जो भी ड्यू डेट थी बिल डिस्काउंटिंग की, उसके 90 डे के अंदर उसका या तो ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है ड्यू डेट पे, बिल डिसऑनर हो जाता है, तो 90 डे के अंदर वो पेमेंट हो जाए। तो हमको मोटा मोटा क्या ध्यान में रखना है कि सीसीओ में 90 डेज का इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, टर्म लोन में 90 डेज के अंदर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट कुछ भी जो है ना वो आपका अगर कोई ड्यू रह जाता है तो आपका एनपीए हो जाएगा, यानी कि 90 डेज का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट सर्व होना चाहिए। और बिल डिस्काउंटिंग के केस में, बिल डिस्काउंटिंग के केस में आपका जो भी अमाउंट ड्यू है, जो भी बिल डिसऑनर्ड का अमाउंट है, उतना अमाउंट आपके पास आना चाहिए। फंडा वही है सबका, 90 डेज। फंडा क्या है सबका, फंडा सबका वही है 90 डेज। 91st डे में, क्योंकि बेसिकली आप लोग इसमें डील कर रहे होंगे तो ये आपको मोटा मोटा तो फंडा पता होगा कि यार 90 दिन बाद 91 दिन पे हमारा अकाउंट स्लिप कर जाएगा। इसमें तो चिंता वाली बात नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर है सबको। तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी यस यस लिख दीजिए या हाथ रेस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ लें। जल्दी बताइए। ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है। अब इसमें सवाल कहाँ आएंगे, सवाल कहाँ आएंगे और क्या पॉइंट आएंगे कि क्या कोई ऐसी चीज से हमारा अकाउंट एनपीए होने से बच सकता है। अब अकाउंट है, मान लीजिए एक आपके साथ ये चीज आई कि लोन अगेंस्ट टीडीआर है या एनएससी है या केवीआईपी है। क्या लोन अगेंस्ट जो टीडीआर देते हैं वो कब एनपीए होगा, वो कैसे पता चलेगा वो कब एनपीए होगा? क्या उसमें 90 डेज का कॉन्सेप्ट लगता है क्या? लोन अगेंस्ट टीडीआर में, एनएससी में, केवीआईपी में, क्या इसमें 90 दिन का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? इसमें 90 दिन का कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं। तो फिर ये कब एनपीए होंगे, इनको कब एनपीए किया जाएगा, इनको कब एनपीए किया जाएगा? जल्दी बताइए, इनको कब एनपीए करेंगे? हम्म, किसको पता है इसको कब एनपीए करते हैं? हाँ, जब आपका आपका जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट है, आपका जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट है वो हमारी जो वैल्यू है एफडी की या एनएससी की, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको अगर क्रॉस कर जाए वो, इसीलिए आप देखते होंगे कि हम एक मार्जिन रखते हैं। हम जो एफडी के अगेंस्ट लोन देते हैं, एनएससी के अगेंस्ट लोन देते हैं, तो 10% का या 15% का एक मार्जिन रखते हैं। जब ये मार्जिन ब्रीच हो जाए, जब हमारा जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट है वो अमाउंट इस मार्जिन को ब्रीच कर देगा, तब ये अकाउंट एनपीए में जाएंगे। कब जाएंगे एनपीए में ये अकाउंट? तब हमारे एनपीए में जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मान लीजिए अकाउंट है 100 रुपए की एनएससी है, ठीक है, या 100 रुपए की एफडीआर है, और अगर हमारा आउटस्टैंडिंग जो है लोन अगेंस्ट वो अगर 101 हो जाए तो ये अकाउंट एनपीए में चला जाएगा, तो ये अकाउंट आपका एनपीए में चला जाएगा। बट जब तक ये 99 है, 98 है ना, तब तक आपका अकाउंट एनपीए में नहीं स्लिप होगा। बट मान लीजिए गोल्ड के अगेंस्ट में लोन है, मान लीजिए गोल्ड के अगेंस्ट में लोन है, गोल्ड लोन है, तो उसके अगेंस्ट उसको भी, उसमें भी मार्जिन वाला फैक्टर लगेगा कि 90 डेज वाला लगेगा? उसमें क्या लगेगा, उसमें मार्जिन वाला लगेगा कि 90 डेज वाला लगेगा? कौन बताएगा, मार्जिन वाला कि 90 डेज वाला? जल्दी बताइए, मार्जिन कह रहे हैं बाकी लोग, बाकी लोग क्या बताते हैं? मान लो गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन कब एनपीए होगा, मार्जिन वाले में होगा कि 90 डेज में होगा? मार्जिन या 90 डेज? जल्दी बताइए भाई, बोला करिए, इसमें शांत रहने का नहीं है क्लास, बोलते रहिए सब लोग। हीरल कह रही है मार्जिन, बाकी लोग कहाँ हैं? हर्षलता मैडम, भानु, शानू, प्रदीप कह रहा है पता नहीं, माधुरी, विनोद जी, सर विनोद सर, भानु कह रही पता नहीं,
पता चलता मैडम कह रही मार्जिन, हाँ तनु मार्जिन, विनेश कह रहा मार्जिन नहीं, गोल्ड लोन मार्जिन से नहीं होंगे, ये 90 डेज से होंगे। इनका जब भी इनका पेमेंट होगा, अगर 90 डेज में इनका रिपेमेंट नहीं आता है, जब जैसे भी इनकी इंस्टॉलमेंट बनी होगी, वो इंटरेस्ट इनकी इंस्टॉलमेंट आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो। मार्जिन का इसमें लिंक नहीं होगा। मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? टीडीआर के साथ, एनएससी के साथ, केवीआईपी के साथ। ठीक है, अगर गोल्ड लोन के अगेंस्ट में आपका लोन है, ये मार्जिन से नहीं चलेंगे। ठीक है, ये मार्जिन से नहीं चलेंगे। आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में लोन है, किसी बॉन्ड के अगेंस्ट में लोन है, वो मार्जिन से नहीं चलेंगे, वो 90 डेज वाले कॉन्सेप्ट में ही चलेंगे कि जिस दिन पे आना था पैसा, ड्यू डेट से 90 दिन के अंदर अंदर अगर पैसा नहीं आया तो खाता एनपीए। डिपेंड ऑन सिचुएशन नहीं बेटा, डिपेंड ऑन सिचुएशन नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है उसमें। वो तो जिस दिन आप नहीं स्कीम वाइज नहीं होता बेटा। स्कीम वाइज का मतलब ये है कि खाली तुम उसका पेमेंट कब ले रही हो। जिस मेन कॉन्सेप्ट क्या रखना है, जिस दिन वो अमाउंट ड्यू है। तुम जो स्कीम कह रही हो वो अलग चीज है, ऐसा नहीं है। जिस दिन वो अमाउंट ड्यू है, ड्यू होने के 90 दिन के अंदर पैसा आना है। जिस दिन अमाउंट ड्यू है, ड्यू होने के 90 दिन के अंदर पैसा आना है। ऐसे तुम टर्म लोन ले लो, टर्म लोन को भी आप कर सकते हो कि हम 6 महीने बाद से इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट चालू कर देंगे, बनाया जा सकता है, कोई रोक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, टर्म लोन के लिए महीने से उसकी इंटरेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद से करते हैं। चाहे तो हम 6 महीने बाद से इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट क्या है, जिस दिन अमाउंट ड्यू है, जिस दिन मुझे पैसा आना चाहिए, उसके 90 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आता है, ठीक है, तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। गोल्ड लोन के साथ भी ऐसे ही है। गोल्ड लोन का क्या है, गोल्ड लोन का रिपेमेंट आप कई तरीके से कर सकते हो। मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है, ईयरली भी है, 3 साल वाला भी है, कई तरीके का है। बट जब जो भी आपने स्कीम में बनाया है, जिस दिन भी आपने उसकी ड्यू डेट बनाई है, ड्यू डेट के 90 दिन के अंदर वो पैसा आना चाहिए। इसका मार्जिन से कोई लिंक नहीं है। एनएससी के अगेंस्ट में, टीडीआर के केस में ड्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एनएससी के केस में, टीडीआर के केस में, केवीआईपी के केस में ड्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। किस दिन ड्यू हो गया उसके 90 दिन के अंदर पैसा आना है। जब तक मार्जिन है, जब तक सफिशिएंट मार्जिन है, तब तक वो अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा। तो खाली ये एग्जेम्पशन जो है 90 डेज वाला, ये खाली हमको किस में अवेलेबल है, लोन अगेंस्ट टीडीआर में, एनएससी में, केवीआईपी में। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, चलो अगला है क्या है? अगला क्या है? अगला है जो एक अलग कैटेगरी है एडवांसेस की, वो है हमारा एग्रीकल्चर एडवांस। एग्रीकल्चर एडवांस में भी ये 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। एग्रीकल्चर एडवांस में भी हमारा ये 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? उसमें कॉन्सेप्ट है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, ठीक है, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। हाँ, दो तरह की क्रॉप हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है अगर आपकी, ठीक है, तो कितने क्रॉप सीजन तक? 1 क्रॉप सीजन। ये 1 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू हो सकता है। ये अगर 2 क्रॉप सीजन ओवरड्यू रह जाए, 2 क्रॉप सीजन तक अगर ये ओवरड्यू रह जाए, तो ये आपका एनपीए में जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन आपका 1 क्रॉप सीजन बाद जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रहा है? जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो होती है वो ये माना जाता है जो 18 महीने से कम तक की होती हैं। जो 18 महीने से कम तक की क्रॉप होती हैं, 18 महीने से कम तक की क्रॉप मतलब जो बोने से लेके कटने तक का जिनका पीरियड 18 महीने से कम होता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन रहती है। लॉन्ग ड्यूरेशन जो रहती है, जिनका बोने से लेके कटने तक का जो पीरियड है वो 18 महीने से भी ज्यादा है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन रहती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप 1 क्रॉप सीजन, ठीक है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये उस पे जाके एनपीए होगा। तो हमने कौन कौन से एनपीए देखे? सीसी के एनपीए, ओडी के एनपीए, टर्म लोन का एनपीए, ठीक है, आपका बिल डिस्काउंटिंग का एनपीए, आपका एग्रीकल्चर का एनपीए, आपका लोन अगेंस्ट क्या है आपका सेंट्रल, ये आपका एनएससी, केवीआईपी,
टीडीआर का एनपीए, आपका गोल्ड लोन वाला एनपीए। इसी तरह एक एडवांस आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर उस एडवांस में गारंटी ली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस एडवांस की गारंटी ली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एडवांस गारंटी उस एडवांस में दी हुई है, या हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवांस दिया हुआ है। ये जो एडवांसेस होंगे ये तब तक एनपीए नहीं होंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इनका पेमेंट रिफ्यूज ना कर दे कि हम अब नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक इस पेमेंट को रेपुडिएट ना कर दे कि हम अब इसका पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये अकाउंट एनपीए नहीं होंगे। बात समझ में आया? इसमें 90 डे वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस या सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हुए एडवांसेस 90 डे कॉन्सेप्ट से परे हैं, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेपुडिएट ना कर दे कि हम पेमेंट नहीं करते। स्टेट गवर्नमेंट का अगर है, आपने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया है या स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है, तो वहां पे वो 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी वाले एडवांस का 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट ही चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तब भी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जब गारंटी है तो वो 90 डेज वाले कॉन्सेप्ट से मुक्त रहेंगे। ये क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, ये यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एनपीएस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनपीए की। तो एनपीए कौन कौन से एनपीए होते हैं? तो हमें अपने असेट्स को देखना है, असेट्स को मोटा मोटा हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड असेट और एनपीए। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड है या एनपीए, यही दो कैटेगरी ना, या तो अकाउंट हमारा स्टैंडर्ड है या एनपीए है। स्टैंडर्ड मतलब जिसमें लगातार पैसा आ रहा है तो स्टैंडर्ड है। एनपीए की हमारी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी नंबर 1, पहला अकाउंट कौन सा होगा हमारा? इसको हम लोग कहेंगे सब स्टैंडर्ड। इसको एनपीए का पहला कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड। लिखते जाइए, कहीं ना कहीं नोट करते जाइए कि एनपीए की पहली कैटेगरी क्या है। एनपीए की हमारी पहली कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड। ठीक है, अगला है हमारा डाउटफुल। डाउटफुल में, हाँ करेक्ट है बेटा, डाउटफुल में भी हमारी 3 कैटेगरी हैं। DF1, लिखते जाइए सब लोग, DF2 और DF3। और इसके बाद जो हमारी तीसरी कैटेगरी है एनपीए की, वो है लॉस असेट। एनपीए की जो तीसरी कैटेगरी है वो कौन सी है? वो है हमारी लॉस असेट। तो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल में 3 और लॉस, ये हमारे एनपीए के 3 कैटेगराइजेशन हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? चलो, तो अब देखना क्या है, अब देखना ये है कि इनसे फर्क क्या पड़ता है। अगर ये एडवांसेस हैं हमारे, इनसे हमको फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, तो कोई बताएगा क्या फर्क पड़ेगा कि सब स्टैंडर्ड है या डाउटफुल है या लॉस है? तो इससे क्या फर्क पड़ता है बैंक को? क्या फर्क पड़ता है कि कौन से सी कैटेगरी में है? कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा, मान लो एक अकाउंट है प्रोविजन, गुड, प्रोविजन गुड 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 गुड, प्रोविजन रखने में, ठीक है, गुड आयुष जी, बताना क्या चाहते भूल गए। हाँ, तो एक तो प्रोविजन वाली बात हो गई, पर हम बताने कुछ और ही जा रहे थे यार। चलो छोड़ो। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के एनपीए, सब स्टैंडर्ड, आपको डाउटफुल और आपके लॉस असेट। इसमें एक और जो काम हम आपको, हाँ याद आ गया क्या बताने जाते, बताने ये जा रहे थे कि मान लो कोई एडवांस है, उसमें सिक्योरिटी है, तो क्या क्या उसको एनपीए में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मान लो एक हाउसिंग लोन है 50 लाख का, ठीक है, और उसमें सिक्योरिटी लगी है 1 करोड़ की, तो क्या इसके एनपीए क्लासिफिकेशन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्या इसको एनपीए ना किया जाए? 1 करोड़ की तो सिक्योरिटी लगी है, या 10 करोड़ की सिक्योरिटी लगी है 50 लाख के अकाउंट में, तो क्या इससे इसके एनपीए क्लासिफिकेशन को कुछ फर्क पड़ेगा? अगर इसने पैसे नहीं दिए, 90 डेज ओवर ड्यू रहा है, तो क्या इसके एनपीए क्लासिफिकेशन में कुछ फर्क पड़ेगा? उसने सिक्योरिटी तो 10 करोड़ की दे रखी है, लोन बेचारा
85 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो इससे एनपीए क्लासिफिकेशन में कुछ फर्क पड़ेगा? मान लो इसमें गारंटर भी हैं, गारंटर्स भी लगे हुए हैं, गारंटर्स ने भी जो है 5 करोड़ की गारंटी, गारंटर्स उनकी नेटवर्थ है 5 करोड़, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एनपीए क्लासिफिकेशन, हाँ करेक्ट है हीरल, एनपीए क्लासिफिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अगर 90 दिन में इसने पैसा नहीं दिया, चाहे उसमें 1,000 करोड़ की सिक्योरिटी लगी हो, है ना, एनपीए का क्लासिफिकेशन होता है इनकम रिकॉग्निशन से। नाम क्या है? आईरैक। नाम क्या है? आईरैक, इनकम रिकॉग्निशन असेट क्लासिफिकेशन। किस इनकम को रिकॉग्नाइज करना है और उस रिकॉग्नाइज इनकम के हिसाब से हमें असेट को क्लासिफाई करना है। तो इस असेट क्लासिफिकेशन का इनकम से लिंक है, सिक्योरिटी से कोई लिंक नहीं है। इस इनकम, इस असेट क्लासिफिकेशन का, इस एसी का आईआर से लिंक है, सिक्योरिटी से कोई लिंक नहीं है। सिक्योरिटी का फर्क पड़ेगा हमको प्रोविजनिंग में, सिक्योरिटी से हमको फर्क पड़ेगा प्रोविजनिंग में, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ भी सिक्योरिटी लगी हो वो नहीं होगा। दूसरी चीज, मान लीजिए एक आदमी है, उसके 3 अकाउंट हैं आपके पास, सीसी, टर्म लोन, ओडी, और सिर्फ टर्म लोन में पैसा नहीं आया है, तो क्या खाली टर्म लोन एनपीए होगा कि सब एनपीए हो जाएंगे? खाली टर्म लोन एनपीए होगा कि सब एनपीए हो जाएंगे? करेक्ट है। तो एनपीए जो है, एनपीए हैज टू बी बोरोवर, बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। पूरा का पूरा बोरोवर एनपीए होगा, एक पर्टिकुलर फैसिलिटी एनपीए नहीं होती, सारा का सारा बोरोवर। हाँ, एनपीए हैज टू बी कस्टमर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज, फैसिलिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। अगली चीज, एक आदमी है, उसका अकाउंट एसबीआई में भी है, बीओआई में भी है, यूबीआई में भी है ना, कैनरा में भी है, ठीक है, सब जगह उसका अकाउंट है। और यहाँ पे पेमेंट ठीक है, यहाँ पे पेमेंट ठीक है, यहाँ पे पेमेंट ठीक है, यहाँ पे पेमेंट ठीक नहीं है, यहाँ पे 91 डेज ओवर ड्यू हो गया, ठीक है, यहाँ पे 90 डेज ओवर ड्यू हो गया। यहाँ से उसने 10 करोड़ लिया है, यहाँ से 20 करोड़ लिया है, यहाँ से 30 करोड़ लिया है, और यहाँ से 40 करोड़ लिया है, और यहाँ पे पेमेंट नहीं दिया है। तो क्या सारी बैंकों में अकाउंट एनपीए हो जाएगा कि सिर्फ कैनरा बैंक में अकाउंट एनपीए होगा? कहाँ पे होगा एनपीए? सारी बैंकों में या कि सिर्फ कैनरा में? कैनरा में, ओनली इन कैनरा। अच्छा, बाकी जगह नहीं होगा? बाकी जगह नहीं होगा, करेक्ट है। कंजोर्शियम एडवांसेस में या मल्टीपल, हाँ बिल्कुल करेक्ट है हीरल, गुड। कंजोर्शियम फाइनेंसिंग में, मल्टीपल बैंकिंग फाइनेंसिंग में बैंकों को अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन करना है। एक बैंक में अगर उसका अकाउंट एनपीए है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका दूसरी बैंकों में भी अकाउंट एनपीए हो जाए। भले उसने एक ही प्रोजेक्ट के लिए लिया पैसा, ये सारा पैसा एक ही सिंगल प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है, कंजोर्शियम फाइनेंस में लिया गया है, एक ही सिंगल बैंक प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है, स्टिल हर बैंक अपने अपने इनकम रिकॉग्निशन के हिसाब से उसका असेट क्लासिफिकेशन करेगी। किसी और बैंक के एनपीए के हो जाने पे उस अकाउंट को एनपीए नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ चलें, चलो। अब हम लोग देखेंगे जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये प्रोविजनिंग क्या करता है? प्रोविजनिंग हमारे प्रॉफिट को खा जाता है। प्रोविजनिंग क्या करता है? प्रॉफिट को खा जाता है। जो आज हमारी बैंकों की हालत खराब है वो इसीलिए है कि एक तो हमको इनकम आना बंद हो जाती है। सारे एनपीए हमको दो तरह से अफेक्ट करते हैं, एनपीए हमको दो तरह से अफेक्ट करते हैं। एक, उनसे हमको इनकम आना बंद हो जाती है। दूसरा, हमको अपने प्रॉफिट को निकाल के उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो जो बैंकें हैं वो डबल तरीके से अटैक में आती हैं कि एक तो बेचारा इनकम तो बंद ही हो गई, और हमारा जो प्रॉफिट दूसरे लोगों से आ रहा था वो भी हमको निकाल के इनकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो प्रोविजनिंग के फंडा क्या है, प्रोविजनिंग का फंडा क्या है, वो जरा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और प्रोविजनिंग का जो फंडा है वो किस हिसाब से है? कैटेगरी ऑफ एडवांस के हिसाब से, कैटेगरी ऑफ एनपीए के हिसाब से। हमने आपको 3 कैटेगरी बताई थी। पहली कैटेगरी क्या थी? सब स्टैंडर्ड। तो अकाउंट सब स्टैंडर्ड लिखते जाइए, है ना, ध्यान से रखिए, लिखते जाइए सब लोग, नोट बनाते चलिए। तो पहली कैटेगरी क्या है हमारी? पहली कैटेगरी है हमारी सब स्टैंडर्ड। अकाउंट सब स्टैंडर्ड कब होगा? जिस दिन वो एनपीए होगा, यानी कि 90 दिन तक पैसा नहीं आया, 91st डे को वो एनपीए हो जाता है। तो जिस दिन वो एनपीए होगा, मतलब डे वन ऑफ एनपीए से लेके 12 मंथ तक, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए जरा,
फोन आ जाते हैं कभी भी। तो हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे कि चलो एनपीए, एनपीए में भी हमने आपको बताया 3 कैटेगरी हैं, पहली सब स्टैंडर्ड, दूसरी डाउटफुल, तीसरा लॉस। तो कौन अकाउंट कब किस कैटेगरी में पड़ा होगा ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस पे अक्सर सवाल बन जाते हैं कि यार अकाउंट इस दिन एनपीए हुआ था और आज तारीख ये है, तो बताइए अकाउंट किस कैटेगरी में होगा। अकाउंट आज ये, ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना है, जिस दिन पे वो एनपीए होगा, डे वन ऑफ एनपीए से लेके अगले 12 महीने तक वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड में रहेगा। किस में रहेगा? सब स्टैंडर्ड में। ठीक है, उसके बाद जब ये 12 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो वो अकाउंट आ जाएगा डीएफ वन में, डीएफ वन में, यानी 13 मंथ के स्टार्ट से लेके 13 मंथ के स्टार्ट से लेके अगले 12 महीने, अगले 12 महीने वो बना रहेगा डीएफ वन में। जब ये 12 महीने खत्म हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि कौन सा महीना चालू हो जाएगा, 12 ये 24 महीने खत्म हो गए, तो 25th मंथ के स्टार्ट में, 25th मंथ के स्टार्ट से लेके अगले 3 सालों तक, अगले 3 सालों तक मतलब यहाँ पे अप टू वन, यहाँ पे 2 साल रहेगा वो, यहाँ पे कितने साल रहेगा वो, 2 साल रहेगा। ठीक है, यानी 1 ईयर टू 3 ईयर, 1 ईयर अप टू 3 ईयर। इसको थोड़ा सा आप लिख देना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक, डीएफ वन में वो रहेगा, डीएफ वन में वो आपका रहेगा 1 ईयर। ठीक है, डीएफ, डीएफ में मूव करने के बाद 1 साल यहां रहेगा। डीएफ 1 साल खत्म होने के बाद 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक वो डीएफ टू में रहेगा। तीसरे ईयर जब खत्म हो जाएगा तो वो डीएफ थ्री में हो जाएगा, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ये आपका डीएफ थ्री में चला जाएगा। ये यहाँ कितने भी पीरियड्स रह सकता है, डीएफ थ्री में, डाउटफुल कैटेगरी थ्री में वो कितना भी पीरियड पढ़ा सकता है, उसमें कोई कैटेगरी, उसमें कोई कैप नहीं है कि ये कब जो है डीएफ थ्री से बाहर जाएगा, लॉस में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो तीसरी कैटेगरी है आपकी, जो तीसरी कैटेगरी है आपकी वो है लॉस एसेट की। लॉस एसेट क्या होता है, जब आपके पास जो सिक्योरिटी है, आपके पास जो सिक्योरिटी है वो 10% से भी कम रह जाए, मतलब 100 रुपए का एडवांस है और आपके पास सिक्योरिटी 9 रुपए ही बची है, आपकी जो सिक्योरिटी है, जो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो 10% से भी कम है, तो अकाउंट सीधे लॉस में चला जाएगा। इसलिए आप देखते हो कि पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन सीधे लॉस में चला जाएगा। आपका एजुकेशन लोन जो ये रहते हैं ना बच्चों वाले, ये एनपीए होते सीधे लॉस में घुस जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? एनपीए लोन आपके जो है, आप जिसमें आप गारंटी नहीं लेते हो, ये आपके सीधे लॉस में घुस जाते हैं, जिसमें क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई इसमें रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती है, तो ये एडवांसेस आपके सीधे लॉस में घुस जाएंगे, जहां पे सिक्योरिटी 10% से कम है, या फिर कोई एक्सटर्नल ऑडिट या इंटरनल ऑडिटर बताता है कि अब इस अकाउंट में से रिकवरी नहीं हो सकती, इस अकाउंट में रिकवरी नहीं हो सकती, इस अकाउंट को आप लॉस एसेट में शिफ्ट कर दीजिए, तो वो अकाउंट लॉस में चला जाएगा। तो क्लियर हो गया कौन कौन से हो गए, सब स्टैंडर्ड, डीएफ वन, डीएफ टू, डीएफ थ्री, डीएफ वन में एक 1 ईयर, डीएफ टू में 1 ईयर से 3rd ईयर तक, डीएफ थ्री में 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यहाँ पे डाउट किसी को? एक जरा अब हमें बताइए कि ये अकाउंट, हम आपको एक सवाल लिख रहे हैं, बताइए कि ये किस में होना चाहिए। चलिए 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 चलिए, प्रोविजन वाले ही हैं। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, ये आए इससे पहले अकाउंट किस में होगा, उससे पहले एक बार जो है, उससे पहले एक बार प्रोविजन देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार जरा प्रोविजन का फंडा भी देख लेते हैं। 3 तरह के अकाउंट बता दिए आपको, 3 तरह के एनपीए बता दिए। ठीक है, पहले हम लोग एनपीए अकाउंट में प्रोविजनिंग देखेंगे, बाद में स्टैंडर्ड एसेट में भी प्रोविजनिंग होती है, स्टैंडर्ड एसेट में भी प्रोविजनिंग होती है, एनपीए में भी प्रोविजनिंग होती है। पहले हम लोग एनपीए वाली प्रोविजनिंग देख लेंगे। पहले हम लोग क्या देख लेंगे, पहले हम लोग एनपीए वाली प्रोविजनिंग देख लेंगे कि एनपीए अकाउंट्स में कितनी प्रोविजनिंग होती है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड।
चलिए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो, अब ये जो हमने आपको पहले बताया था अवेलेबल सिक्योरिटी, कि उस अकाउंट में कितनी सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी के बेसिस पे, इस सिक्योरिटी के बेसिस पे प्रोविजनिंग डिसाइड होगी। किस अकाउंट में कितनी सिक्योरिटी है, इससे तय होता है कि उस अकाउंट में कितनी प्रोविजनिंग होगी। तो यहां पे हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, ठीक है, कंपेयर टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है, उससे तय होगा कि अकाउंट हम एडवांस हमारा कितना सिक्योर्ड है और कितना अनसिक्योर्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक एडवांस है जिसका आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए, 100 रुपीज, और उसमें सिक्योरिटी है मेरे पास 60 रुपए की, ठीक है। तो इसका सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया? सिक्योर्ड पोर्शन हो गया, सिक्योर्ड पोर्शन हो गया 60 और अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया मेरा 100। ये बात क्लियर हो रही है? अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया 100। अब इस सिक्योर्ड पोर्शन पे अलग प्रोविजन, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे अलग प्रोविजन। ये बात क्लियर है? सिक्योर्ड पे अलग प्रोविजन, अनसिक्योर्ड पे अलग प्रोविजन। तो देखो प्रोविजनिंग कैसे है यहाँ पे, प्रोविजनिंग कैसे है यहाँ पे वो देखो। चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिक्योर्ड, ये कहीं पे जो है ड्रॉ कर लीजिए, हम जैसा चार्ट बना रहे हैं वैसे ही चार्ट जो है बना लीजिए, अनसिक्योर्ड, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा हमारी कैटेगरी? सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड के सिक्योर्ड में 15%, अनसिक्योर्ड पोर्शन में 25%। अनसिक्योर्ड पोर्शन का जो भी अमाउंट होगा उसका 25% प्रोविजन रखना पड़ेगा, सिक्योर्ड के लिए 15%। लिख लीजिए, कहीं बना लीजिए चार्ट। ये DF1 में 25% और 100%। DF2 में चार्ट बना रहे हैं ना सब लोग, 40%, 100%। DF3 में 100%, 100%, और लॉस में 100%, 100%। ये चार्ट बना लीजिए जल्दी से, ये चार्ट बना लीजिए, जैसे बन जाए हाँ ना बताइए, चार्ट बना लीजिए। बन गया? ओके ओके, गुड, बन गया। तो ये हमने सीख लिया सब स्टैंडर्ड में क्या है, और आपके अनसिक्योर्ड पोर्शन में क्या है, ठीक है। तो अब इस पे जरा एक आध सवाल देखेंगे, ठीक है, इस पे जरा एक आध सवाल देखेंगे कि कितनी इसमें प्रोविजनिंग किस सवाल में होनी चाहिए। तो हम सवाल लिख रहे हैं, जरा आप बताइए। चलिए, चलिए, सवाल है, सवाल है आपका कि एक अकाउंट जो है लिख लीजिए, अकाउंट जो है वो सब स्टैंडर्ड हुआ है 1/12/2009 को। तो इस अकाउंट में, और लेट्स सी ये अकाउंट जो है 100% सिक्योर्ड है, 100% सिक्योर्ड है ये अकाउंट, ठीक है। तो ये बताइए इस अकाउंट में 31/3/2009
12 को क्या प्रोविजनिंग, किस क्या परसेंटेज पे प्रोविजनिंग होगी? बताइए, कौन 31/3/2012 को क्या प्रोविजनिंग होगी? ये बताइए पहले। बताइए कि अकाउंट किस में हुआ, पहले तो ये अकाउंट बताइए कि अकाउंट कौन सी कैटेगरी में हुआ। तनु 15% कैसे बिटिया? 1/12/2009, तो पहले बताइए 1/12/2009 को अकाउंट सब स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है? तो एक साल के लिए, आपका 12 मंथ के लिए ये अकाउंट किस में रहेगा? बताइए, जल्दी बताइए। DF2 में कि DF2 में कि DF3 में? DF2 में कि DF3 में? देखिए, 1/12/2009 को एनपीए हुआ, कितने महीने के लिए चलता है पहला कैटेगरी? 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो 1/12/2009 का मतलब है आपका 1/12/2009, मतलब पूरा आपका दिसंबर हो गया। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1/12/2010 को ये अकाउंट गया आपका DF1 में। 1/12/2010 को आपका अकाउंट गया DF1 में, सब स्टैंडर्ड हुआ है, ठीक है? 1/12/2011 को ये अकाउंट आपका गया किसमें? DF2 में, 1 ईयर। अब यहां पे ये अकाउंट आपका कहां तक बना रहेगा? ये अकाउंट आपका बना रहेगा 1/12/2013 तक, 2013 तक ये, 2013 में अकाउंट जाएगा DF3 में। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? 31/3/12 में। तो ये अकाउंट किस में रहेगा? DF2 में। DF2 में प्रोविजनिंग क्या है? 40% फॉर द सिक्योर्ड, 100% फॉर द अनसिक्योर्ड। अगर 100% सिक्योर्ड है तो इस अकाउंट में कितनी प्रोविजनिंग होगी? 40% की। क्लियर है सबको ये कोई डाउट किसी को? ये कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? समझ में आ गया सबको? विनोद जी, विनोद सर हैं आपकी? नहीं है? अभिषेक, अभिषेक समझ में आ रहा है? विनेश समझ में आ रहा है? विनेश, अभिषेक, विनोद जी समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आया? चलिए एक और देते हैं, एक और देते हैं। देखिए बताइए कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए स्मृति, आ रहा है तुमको समझ में? तुम इतना लेट आई हो बेटा। स्मृति, लेट मत आया करो बच्चा, टाइम से आया करो। चलो चलो अब देखो इसमें जरा वर्ड देखिएगा है, जरा सवाल की जो है कलाकारी देखिएगा। सवाल ये है, एन अकाउंट became irregular on 25/11/11। तो what will be the provision? What will be the provision on 31/3/12? तो पहले बताओ ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी में होगा? ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी में होगा? ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी में होगा?
अच्छा अच्छा, यहाँ इरेगुलर इरेगुलर का क्या मतलब है? ये अच्छा, ये बता दो कि ये अकाउंट अगर सब स्टैंडर्ड है तो किस दिन से सब स्टैंडर्ड होगा, ये कौन बताएगा? ये अकाउंट अगर सब स्टैंडर्ड है तो किस दिन से सब स्टैंडर्ड हुआ होगा, वो बता दो। चलो अच्छा, सवाल बदल दिया थोड़ा। ये अकाउंट किस दिन से सब स्टैंडर्ड हुआ होगा? इरेगुलर और सब स्टैंडर्ड एक होता है क्या, कि अलग अलग होता है? इरेगुलर और सब स्टैंडर्ड एक होता है या अलग अलग होता है? कौन बताएगा? यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो है 90 डेज जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, वो 3 महीने वाला कॉन्सेप्ट ना चलाइएगा, 25 से 25 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलाइएगा। यहाँ आपको पूरा देखना पड़ेगा कि नवंबर में कितने दिन है, दिसंबर में कितने दिन है, जनवरी में कितने दिन है। ठीक है, तो जैसे दिसंबर में आपके कितने दिन हो गए, 31। ठीक है, जनवरी में आपके कितने दिन हो गए, 31। 25 को इरेगुलर हुआ है तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन आपके हो गए नवंबर में, दिसंबर में, और ये जनवरी में। ये कितने हो गए, 31, 31। कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा? 31 + 31 + 6, 68। अब हमें कितने दिन और चाहिए? ठीक है, कितने दिन और चाहिए? 22 दिन और। तो ये आपका अकाउंट जो है 23 फेब को आपका ये अकाउंट जाके एनपीए होएगा। ये बताया किसी ने? ठीक है, 23 फेब को ये आपका अकाउंट जो है, आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे आपको 90 डेज गिनने, वो 3 महीना मत गिन दीजिएगा जो कर दिया। तो क्या करना है आपको? हो सकता है कोई फेब में 12 मतलब 29 दिन आते हो, तो वो भी ध्यान में रखना है, क्या इसमें 29 दिन तो नहीं आ रहे। कोई महीना है वो 30 का, कोई 31 का, तो वो भी ध्यान में रखना है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बात क्लियर है? चलिए, इजी। तो इसमें ये अकाउंट क्या होगा उस दिन? ये अकाउंट उस दिन जो होगा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में होगा। सब स्टैंडर्ड में प्रोविजन कितना है मेरा? हाँ, टेढ़ा है पर वही मेरा है। सवाल तो तुम ही लोगों के ना भैया, तुम ही लोगों को करने हैं। ऐसे ही फ्री में इंक्रीमेंट ले लोगे, 3 3 साल लगता है सैलरी बढ़ने में। चलो ठीक है, 15%, 25%। ठीक है, चलो अब एक और सवाल देखो इसी। एक और सवाल, तो इरेगुलर का मतलब है जिस दिन से उसमें ड्यू हो गया था पैसा, बट पैसा नहीं आया। उस दिन पैसा आ जाना चाहिए था, पैसा नहीं आया, तो इरेगुलर उस डेट से हो जाएगा जिस दिन पे पैसा ड्यू था बट आया नहीं। और 90 डेज तक अगर वो इरेगुलर रह गया, 90 डेज तक अगर कोई अकाउंट इरेगुलर रह गया, तो 91 दिन अकाउंट आपका एनपीए यानी कि सब स्टैंडर्ड में प्रवेश कर जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो एक और सवाल देखेंगे जो अक्सर आते हैं, इसमें एक तो इसमें जो सवाल बेसिकली आएंगे वो किस किस टाइप के आएंगे। एक तो ये ड्यू डेट पे बताइए कि इसकी ड्यू डेट कब है, कब एनपीए होगा, यहाँ पे आपको 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। देन दूसरे सवाल होंगे कि ये अकाउंट में बताइए इस तारीख को कितना प्रोविजन होगा इस अकाउंट में, तो आपको कैलकुलेशन पे ले जाना है कि कौन सी कैटेगरी में है, DF1 में है, DF2 में है, DF3 में है, फिर आपको प्रोविजनिंग में देखना है। तो हम लोग इसका एक जरा सवाल करेंगे और देखते हैं क्या निकलता है। हम्म, एक सेकंड रुकिए। चल, एक सवाल है, सवाल देखिए। एबीसी कंपनी का अकाउंट became
डाउटफुल विद आउटस्टैंडिंग एज 6 लाख। अकाउंट डाउटफुल हो गया है, आउटस्टैंडिंग है 6 लाख रुपीज की। इस अकाउंट में कोलेटरल सिक्योरिटी है, इस अकाउंट में जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो है 3 लाख। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी है 3 लाख, प्रिंसिपल सिक्योरिटी है 2 लाख, ठीक है। और अकाउंट जो है वो 1 to 3 years के डाउटफुल कैटेगरी में है, यानी कि आपका DF2 में है। कौन सी कैटेगरी हो गई है? DF2 में हो गई है। तो सवाल ये है कि इस अकाउंट में कितना प्रोविजन होगा। सवाल ये है कि इस अकाउंट में कितना प्रोविजन होगा। एक बार आप लोग अपने दिमाग से करिए, फिर तो हम सॉल्व करके बता ही देंगे, ठीक है। एक बार आप लोग अपने दिमाग से करिए, फिर तो हम सॉल्व करके आपको बता ही देंगे इस अकाउंट में कितना प्रोविजन होगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्वेश्चन बेटा ये है, कैसे दिखाएं तुमको? तो क्वेश्चन ही उड़ जाएगा। देखो बच्चा, आउटस्टैंडिंग है 6 लाख, प्रिंसिपल से अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रिंसिपल सिक्योरिटी 3 लाख, प्रिंसिपल सिक्योरिटी 2 लाख, कोलेटरल 3 लाख, ठीक है। और अकाउंट जो है 1 से 3 years की कैटेगरी में है। सवाल ये है कि इसमें प्रोविजन कितना होगा। 2.5 लाख। बताइए।
ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। क्लियर है सबको, आगे बढ़े, क्लियर है ये, क्लियर है तो आगे बढ़े। अभी इसमें हम लोग जो अकाउंट एक स्पेसिफिक टाइप के सवाल जो अक्सर कई बार हमने देखा है वो आता है, वो हम लोग देखेंगे जब, हाँ यही है, यही है। जब अकाउंट में ईसीजीसी कवरेज हो, सीजीटीएमएससी कवरेज हो, है ना, इस टाइप के जो कवरेज चल रहे हैं आजकल, इन ये सब अगर कवरेज हैं, ईसीजीसी, सीजीटीएमएससी इस टाइप के कोई कवरेज हो, तब अकाउंट अगर एनपीए हो जाए, तब अकाउंट अगर एनपीए हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे कवरेज निकालेंगे। तो एक जरा इसका सवाल लिखिए, हम आपको बताते हैं इसको निकालने का तरीका क्या है। एक सवाल हम आपको दिखाते हैं अभी, या लिख देते हैं। सवाल लीजिए सब लोग, ये ध्यान से समझिएगा, ये अलग सवाल अक्सर आ जाता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए, सीजीटीएमएससी कवरेज है, नोट कर लीजिए सब लोग, सीजीटीएमएससी कवरेज है 75%, सिक्योरिटी जो है 1.5 लाख की है, और अकाउंट डीएफ 2 में है, अकाउंट डीएफ 2 में है। इस टाइप के जब अकाउंट एडवांसेस आए, इस टाइप के जब सवाल आए जहां पे सिक्योरिटीज है, ईसीजीसी का कवरेज है, सीजीटीएमएससी का कवरेज है, उन अकाउंटों में आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कहाँ गया, आपको टोटल आउटस्टैंडिंग लिखना है 10 लाख, इसमें से आपको अपनी सिक्योरिटी हटा देनी है, जो भी सिक्योरिटी है इसमें से आपको अपनी सिक्योरिटी हटा देनी है। कितना बचा, 8.5। अब आपको जो सीजीटीएमएससी कवरेज मिलेगा, आपको जो सीजीटीएमएससी कवरेज मिलेगा वो इस पोर्शन पे मिलेगा, सिक्योरिटी हटाने के बाद का जो पोर्शन बचेगा उस पोर्शन पे आपको, उस पोर्शन पे आपको सीजीटीएमएससी मिलेगा। तो सीजीटीएमएससी में कितना मिल गया, सीजीटीएमएससी कितना मिल गया हमें, इस 8.5 का 75 कितना हो गया, इस 8.5 का 75% कितना हो गया, 6.38, कितना हो गया, 6.38। ये सवाल ध्यान से समझिए, कहीं नोट कर लीजिए, ये सवाल कई बार आया है, ये सवाल कई बार आया है, ठीक है, ये सवाल कई बार आया है। ये बात क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गई है कि आपने क्या किया, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लिया, उससे सिक्योरिटी हटा दिया, सिक्योरिटी का जो पोर्शन आया इस पोर्शन पे आपको सीजीटीएमएससी कवरेज मिलेगा, तो 6.38 का सीजीटीएमएससी कवरेज मिल गया। तो अब मेरे पास अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना बचा, मेरे पास अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना बचा, अब मेरा जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है जिसपे मुझे, जो मुझे नहीं मिल रहा है कहीं से भी, ना सीजीटीएमएससी दे रहा है ना मेरे पास सिक्योरिटी है, वो है 8.5 माइनस 8.5 माइनस 6.38, 2.12। तो मेरा अनसिक्योर्ड पोर्शन है 2.12, और मेरा सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, मेरा सिक्योर्ड पोर्शन कितना है 1.5, मेरा सिक्योर्ड पोर्शन कितना है 1.5। तो अब इस पोर्शन पे, इस पे हमको क्या करना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे आप कितना निकालेंगे 100%, और सिक्योर्ड पोर्शन पे डीएफ 2 पे है तो 40%। प्रोविजन निकाल के बताइए कितना हुआ, प्रोविजन निकाल के बताइए कितना हुआ।
2.72 2.72 लाख रुपीस जो है हमको इस पे प्रोविजन करना पड़ेगा। ये क्लियर है यहां तक? ये क्लियर है? ये क्लियर हो गया सवाल कैसे किया? ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स इसके ऐसे होंगे। बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके, एक इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रोविजनिंग के न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि किस कैटेगरी में हमारा पड़ा है, ठीक है, और प्रोविजन के इस टाइप के सवाल आएंगे। एनपीए के रिलेटेड सवाल जो है वो इसी टाइप के आते हैं और आते जरूर है। तो अगर आपको ये बेसिक फंडा समझ में आ गया तो आप इससे जुड़े सवाल भी जो है वो आसानी से आराम से कर पाएंगे। ये क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, कल फिर से 9 बजे क्लास रखेंगे। इसके जो 2 चैप्टर बच रहे हैं इस मॉड्यूल के, जिसके न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं अभी, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट वाले आखिरी के 2 जो चैप्टर बच रहे हैं, कल वो सवाल, वो चैप्टर और उसके जो न्यूमेरिकल्स है, कल हम लोग वो टेकअप करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो कल ये टेकअप करेंगे और फिर संडे को जो है हम लोग, संडे को हम लोग इसका जो है मॉड्यूल ए पे जाएंगे, जहां पे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स और उससे रिलेटेड जो बहुत सारे सवाल हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज यही क्लास खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कुछ पूछ सकता है, वरना हम लोग कल इस समय 9 बजे मिलेंगे। विनो ठीक है, विनोद जी आया समझ में? प्रदीप, अभिषेक आया समझ में? विनेश, विनेश कहाँ गया? ठीक है, चलो हम लोग कल मिलते हैं अभी। ठीक है, चलो गुड नाइट सबको। हाँ हिरल, कुछ कह रही हो बेटा? सिस्टेमिक? क्या सिस्टेमिक बेटा? गुड नाइट आंचल। गुड नाइट अभिषेक। एंड सर सिस्टेमिक क्या पूछना क्या सर चाहिए? सिस्टेमिक रिस्क एंड सिस्टेमेटिक हाँ, रिस्क उसका एक ही डिफरेंस बात तो नहीं समझ बताया पा है, रहे। वही सवाल पूछा करती पढ़ा है। है लेकिन भूल गई सर। काहे इतनी भुलक्कड़ क्यों बेटा? बादाम क्यों नहीं खाती? सिस्टेमिक रिस्क सर मतलब? डेली तब भी नहीं हो रही तुम्हें बुद्धि इंप्रूव? कस्टमर खा जाते हैं सर। बादाम? हाँ और बचा वो रीजनल ऑफिस खा लेता है। सिस्टेमिक रिस्क होता है बेटा, जो एक पूरा सिस्टम है, एक कोई हम्म सिस्टम का एक कोई पार्ट कोलैप्स होगा तो सारे पार्ट कोलैप्स होंगे। जैसे हम्म अगर आपका रियल रियल एस्टेट सेक्टर डूबेगा तो रियल एस्टेट से खाली रियल एस्टेट नहीं डूबेगा, हो सकता है उसके साथ पूरी बैंकिंग व्यवस्था डूब जाए। जैसे अमेरिका में जो क्राइसिस आया 2009 वाला, तो हाउसिंग सेक्टर में आया, बट उसके साथ हम्म, क्या हुआ, पूरे के पूरे जेपी वो पहले छोटी छोटी बैंकों में आया, उससे जो है लेमन ब्रदर्स में चला गया, उससे पूरी दुनिया में चला गया, रिसेशन आ गया, है ना? तो सिस्टेमिक रिस्क ये मतलब है कि एक पार्ट में रिस्क आने पे पूरा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ओके और सिस्टमेटिक रिस्क ये है कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन कर लें, डाइवर्सिफिकेशन करने के बावजूद वो रिस्क जो हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहता है, जिसको आप डाइवर्सिफिकेशन करके भी नहीं हटा सकते। एक रिस्क होता है कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब है कि एक ही सेक्टर में दे रखा है पैसा, एक ही तरह के लोगों को दे रखा है पैसा, तो आप उसको एक ही जगह ना देके डाइवर्सिफाई कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो को। बट इवन आफ्टर ओके डाइवर्सिफिकेशन जो जनरल रिस्क हमारी इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद रहता है, उस रिस्क को कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। ओके ठीक है, और कुछ? नहीं बस सर थैंक यू। ठीक है, चलो। ओके सर बाय चलो, गुड और किसी नाइट। का कोई सवाल? आयुषी, तनु, कहाँ गई बच्ची, माधुरी, और किसी का कोई सवाल? नहीं तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, चलो, गुड नाइट हीरल।
चलो जाओ, क्यों बैठे तुम लोग, खत्म हो गई क्लास। हम कुछ सवाल कर रहे थे सही। ठीक है, चलो टाटा एवरीवन, गुड नाइट। और विनोद सर ठीक है, बढ़िया। आवाज आ रही है आपको विनोद सर हमारी? समझ में आया, कुछ ढंग का लगा आपको? हाँ सर, कैसे हैं? हाँ सर, हम देख पा रहे हैं, हमको आवाज आ रही है। हाँ सर, हाँ सर। हैं कुछ आया समझ? अरे चला गया आपकी आवाज। चलो ठीक है, चलो थैंक यू, कल मिलते हैं।